हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है कौन से बोर्ड के लिए स्टार्ट हुई है। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये तो 12th का सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे, मतलब एनसीईआरटी से ही बनाए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप किसी भी बोर्ड में इसको यूज कर सकते हो, बस वहां पे मेथड ऑफ आस्किंग अलग हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेगा, तो वो आपको डील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन को रटने से काम नहीं चलेगा। बाकी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यही पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि 5 या फिर 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ में 5 मार्क्स में। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो होता है उस पूरे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल क्या है। तो चलिए वन बाय वन इन पार्ट्स का आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट का, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस 1 MMC डिवाइड म्योटिकली एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। MMC का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, अगर आपको नहीं पता। और अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत ही खतरे में हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आपको MMC का मतलब नहीं पता। तो MMC का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या करते हैं, म्योटिकली, म्योटिक मतलब म्योसिस करते हैं और 4 मेगास्पोर बनाते हैं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं और एक जो है वो फंक्शनल बचता है। और इस तरीके की जो डेवलपमेंट होती है इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहां पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, जब एक फंक्शनल मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Functional megaspore divide mitotically and form 2 nucleate embryo sac and nuclei move to opposite pole। जो functional megaspore है, जो ये एक मेगास्पोर बचा था, ये माइटोसिस करता है और 2 न्यूक्लियस वाला एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं ये अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। एक चैलेजल पोल पे मूव कर जाता है, एक माइक्रोपाइलर पोल पे मूव कर जाता है। 2 more sequential mitotic division occur and 8 nucleate structure form। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे 2 बार और माइटोसिस होती है। ये बनने के बाद एक और बार माइटोसिस हुई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, 4 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक बना, फिर एक बार दोबारा से माइटोसिस हुई। तो यहाँ पे हुआ क्या, 8 न्यूक्लियस का एक हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। अब यहां पे मैंने सेल क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये जो पूरी डिवीजन चली, ये जो पूरी माइटोसिस हुई, ये सेल वॉल फ्री थी। ये क्या थी, सेल वॉल फ्री, यानी यहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, अब जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होती है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप होता है। और उस एम्ब्रियो सैक को हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था फिलीफॉर्म अपैरेटस का रोल क्या होता है, वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें फिलीफॉर्म अपैरेटस की, तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है सिनर्जिड सेल में। सिनर्जिड सेल क्या है ये भी आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लोगे अगर आपको नहीं पता तो। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल क्या है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसका जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि है
व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। आपको बताना है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, जो वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और साथ ही साथ आपको डायग्राम के थ्रू जो पूरी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक की वो रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फेट ऑफ एंड सिनर्जिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोलर सेल। यहां पे आपका मैंने आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फेट ऑफ सिनर्जिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये पोलर सेल नीचे लिखा है। आपको बताना है कि जो पोलर सेल होती हैं और जो सिनर्जिड सेल होती हैं, इनका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या भविष्य होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट की एक फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे, जिसमें आपसे बोला गया था कि डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करिए एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट को। तो ये हमारा एमएमसी था, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुई, आपके पास 4 मेगास्पोर बने। क्या बने? 4 मेगास्पोर बने। 4 में से 3 डीजनरेट कर गए, एक फंक्शनल बचा जिसको हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोला? फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें एक बार माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक बना। दूसरी बार माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक बना। तीसरी बार माइटोसिस हुई तो हमारा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना। और इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और हमारा एक कंप्लीट जो एम्ब्रियो सैक है वो फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो सैक की वो कैसी होती है। तो जो एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट है वो होती है मोनोस्पोरिक विद 3 माइटोसिस। क्योंकि यहां पे देखो 1 2 3 माइटोसिस हो रही है, तो मोनोस्पोरिक विद 3 माइटोसिस। अब देखो मैंने यहां पे आपको एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भी बता दी है, ताकि आपको अगर एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पे दिक्कत ना हो। चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब मैं ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि ऊपर वाली सेल एंटीपोडल सेल नहीं होती, ठीक है। कई बच्चे ये याद रखते हैं कि ऊपर वाली सेल एंटीपोडल सेल, ये गलत है, ये गलत है। चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स होती हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना और दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से कूटना, आंखें बंद करके 4-5 बार चिल्लाना तेज से कि चलाजल एंड की तरफ जो सेल होती है वो एंटीपोडल सेल होती है। चलाजल एंड की तरफ जो सेल होती है वो एंटीपोडल सेल होती है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो एग सेल और सिनर्जिड सेल होती हैं, जिसमें सिनर्जिड सेल 2 होती हैं, एग सेल 1 होती है। और एग सेल और सिनर्जिड सेल को आपस में मिला के हम एग अपैरेटस बोलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या पाया जाता है, एग अपैरेटस की एंटीपोडल सेल, तो आप आंसर कर दोगे एग अपैरेटस, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। अब ये जो हमारी पूरी बड़ी सी सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। और इसमें ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल होती हैं इसमें देखा जाता है फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो कि क्या करता है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। क्या करता है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार फिर से दिखा देता हूं। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फेट ऑफ पोलर सेल एंड सिनर्जिड सेल। इस पोलर सेल का, या कह सकते हो पोलर न्यूक्लियाई का, और सिनर्जिड सेल का क्या भविष्य होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो पोलर सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या कह सकते हो जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन खुद से बनाए हैं तो थोड़ा 21-20 हो गया है। पोलर न्यूक्लियाई है वो डेवलप होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, और जो सिनर्जिड सेल है वो डीजनरेट कर जाती है। सिनर्जिड सेल जो है वो डीजनरेट कर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फ्रॉम पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन। आपको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होते क्या है। तो देखिए
ये पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है, इस पे पोलन ग्रेन लैंड होने के बाद का जितना भी प्रोसेस होता है टिल फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पे, वहां से लेके फर्टिलाइजेशन तक जितना भी प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट फ्रॉम लैंड ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा टू फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जितने भी इवेंट होंगे। अब आपको एक्सप्लेन करना है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो इस चीज को चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज compatible or incompatible. If it is compatible, then pistil accept pollen and pollen tube formation start through one of germ pore. अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जर्म पोर क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को यही पता नहीं होता और यही का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बिगड़ता है। जैसे हमने बात करी थी कि पोलन ग्रेन जो होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं। अब होता क्या है कि पोलन ग्रेन में ये जो आउटर लेयर है जो कि हमारी एक्साइन है, ये कुछ जगह पे अब्सेंट होती है, मतलब स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, तो स्पोरोपोलिनिन कुछ जगह अब्सेंट होती है एंड इसी जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये बताया कि जो पिस्टिल है उसके पास ताकत है इस चीज को करने की कि वो पोलन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ठीक है, यानी पिस्टिल समझ लो क्या है, वो लड़की है जिसको कोई दूल्हा देखने आ रहा है, ठीक है, और दूल्हे के पास सरकारी नौकरी नहीं है, दूल्हे के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो लड़की के पास फुल पावर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि दूल्हे के पास अगर सरकारी नौकरी होती तो कौन ही रिजेक्ट कर रहा है वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो लड़की के पास क्या है, फुल पावर है कि वो एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। तो यहां पे होगा क्या, क्योंकि पिस्टिल के पास पूरी पावर है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो अगर पोलन ग्रेन उसके लिए कॉम्पिटेबल है या कंपिटेबल है, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, तो यहां पे अगर पोलन ग्रेन उसके लिए सही है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर वो उसके लिए इनकॉम्पिटेबल है यानी उसके लिए सही नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी। और ये पूरी पावर किसके पास है? पिस्टिल के पास है। इफ इट इज कॉम्पिटेबल, और अगर वो सही है तो जो पिस्टिल है वो एक्सेप्ट करेगी पोलन को, वो उसको वरमाला डाल देगी और जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा, यानी बाकी का जो सारा प्रोग्राम है फिर शादी ब्याह का वो स्टार्ट हो जाएगा और उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा और फिर उस जर्म पोर के थ्रू जो हमारे मेल गैमेट हैं वो मूव करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन move into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reaches the ovary. जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब बनाएगा कौन? इस पोलन ट्यूब को बनाने का काम होता है इंटाइन का। किसका काम होता है? इंटाइन का। तो इंटाइन पोलन ट्यूब बनाएगी और इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ में मदद करेंगे कौन कौन? स्टिग्मा के जो भी टिश्यू हैं और हमारे जो भी स्टाइल के टिश्यू हैं वो सारे इसमें मदद करेंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही जो पोलन ट्यूब है वो रीच कर जाएगी ओवरी तक मदद के बाद। आफ्टर रीचिंग ओवरी पोलन ट्यूब एंटर वन ऑफ सिनर्जिड सेल थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब जैसे ही जो पोलन ट्यूब है पहुंचेगी सिनर्जिड सेल के पास, वहां पे वो उसमें एंटर कर जाएगी फिलीफॉर्म अपैरेटस के द्वारा। और ये याद रखना कि वो सिर्फ एक ही सिनर्जिड सेल में एंटर करती है, किसी एक सिनर्जिड सेल में जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, लेबल इट। आपको मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताना है। मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताना है और उसको क्या करना है? लेबल करना है। तो सबसे पहले ये है हमारा फनिकल। फनिकल क्या होता है? प्लेसेंटा का पार्ट होता है। प्लेसेंटा का पार्ट होता है जो कि क्या करता है? ओव्यूल को आपस में जोड़ने का काम करता है, मतलब ओव्यूल जो है लटका हुआ होता है तो उसको पकड़ने का काम करता है। हाइलम की अगर बात करें तो ये होता क्या है? ये वो रीजन होता है जहां पे फनिकल और जो ओव्यूल है उसकी बॉडी आपस में फ्यूज करती है, ये वो रीजन होता है। इसके बाद आता है हमारा कह सकते हो न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या होती हैं? न्यूक्लियस काफी सारी सेल्स होती हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होती है इंटीग्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, और वो रीजन जहां पे इंटीग्यूमेंट्स अब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जहां पे माइक्रोपाइल होती है उस पोल को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और इस माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट होता है चलाजल पोल, ठीक है। तो उनको देखो मैंने लेबल कर दिया था, अब उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। फनिकल, फनिकल क्या है? स्टाक ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एक हिस्सा है जो कि कनेक्ट होता है ओव्यूल के साथ। हाइलम, रीजन वेयर ओव्यूल फ्यूज विद फनिकल, वो जगह जहां पे ओव्यूल जो है फनिकल के साथ फ्यूज होती है उसी को हम बोलते हैं हाइलम। इंटीग्यूमेंट्स, ये एक या फिर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। माइक्रोपाइल, रीजन वेयर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट, वो जगह जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। एम्ब्रियोसेक जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट है उसको रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस क्या है? ये मास ऑफ सेल है जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूरा पॉलिनेशन का जो टॉपिक है उसे खत्म कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनेशन? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सेकंड क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा गया है, व्हाट आर क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन है क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो ट्रांसफर होता है पोलन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर हम बात करें पॉलिनेशन के टाइप्स की, तो जो पॉलिनेशन है उसमें 3 मोड होते हैं, मतलब पॉलिनेशन जो है 3 तरीके से होता है, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी की बात करें तो यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर का जो एंथर है इससे पोलन जाता है उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। फिर आता है जीटनोगैमी। जीटनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि यहाँ पे ये प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका स्टिग्मा है, सॉरी एंथर है, ये स्टिग्मा है, ये इसका एंथर है, ये इसका स्टिग्मा है। तो यहां से पॉलिनेशन अगर यहां हुआ तो फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीटनोगैमी। फिर आता है जीनोगैमी। अगर हम बात करें जीनोगैमी की, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि 2 डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है, इसका अपना एक फ्लावर है, इसका अपना एक फ्लावर है, इसका अपना एक फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे पॉलिनेशन होना, क्योंकि ये 2 अलग अलग प्लांट के हैं, क्या कहलाता है? जीनोगैमी कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इसी में कि क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्या है, तो मैंने शायद 2 मार्क्स की जो वीडियो करी थी उसमें आपको बताया था क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर वो होते हैं जो अपने लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते, ठीक है, और ओपन ना होने की वजह से ये हमेशा ऑटोगैमस होते हैं। इसका एग्जांपल है ऑक्सैलिस और वायोला। वैसे अगर हम बात करें ऑक्सैलिस और वायोला की, तो ये दोनों तरीके के फ्लावर बनाते हैं, क्लिस्टोग्लैमस भी और चास्मोगैमस भी, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो पहले क्यों होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। बी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 3 लेबल डायग्राम द डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इंक्लूड मैच्योर एम्ब्रियो। आपको लेबल डायग्राम के थ्रू, यानी कि डायग्राम के थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट को बताना है। एंड सी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज जर्म पोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले क्यों होती है। तो देखो जो एंडोस्पर्म होता है इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, या कह सकते हो उसके पास ये एक तरीके से भंडार घर है, इसमें खाना मौजूद होता है, तो इसीलिए एंडोस्पर्म को पहले बनना होता है क्योंकि इस पे खाना है, तो ये पहले डेवलप होगा। अब जैसे मान लो आपके घर में बहन भी है और भाई भी है, तो अगर बहन को खाना बनाने आता है तभी तो वो अपने भाई को खाना बना के खिलाएगी। पता चले भाई तुम्हारा है 18 साल का और बहन तुम्हारी है 3 साल की, तो बहन फिर खाना बना के नहीं खिला सकती ना। तो इसीलिए एंडोस्पर्म को पहले डेवलप होना होता है, क्यों? क्योंकि वो खाना खिलाने का काम करती है। एंडोस्पर्म सेल कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है पहले होता है और इनके डेवलपमेंट होने के बाद ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है।
अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जिसको आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एक 2 सेल स्टेज बनती है, ठीक है। फिर यहां से हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और फिर यहां से हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे कैसे होता है वो हमने एक वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, जहां पे हमने डेवलपमेंट की बात करी है मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स की। लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। सी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जर्म पोर क्या है, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है पोलन ग्रेन्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो सारे क्वेश्चन हमने करे आपको अच्छे से आ गए होंगे, और हमने इन क्वेश्चन की मदद से जो भी टॉपिक डिस्कस करे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के 1 मार्क्स 2-3 मार्क्स एंड 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।